blooms for many years to come, people of Jammu and Kashmir. So let's first of all put our hands together for the fortitude and resilience of the people of Jammu and Kashmir. Please put your hands together for them. Resolve. Dr. Manvi Seth, Dean, National Museum Institute. And that provides you an idea of the events, the terrifying and horrifying events of 22nd October 1947, and also goes on to why are we organizing this event along with an exhibition here in Srinagar today? Ladies and gentlemen, the whole historiography and the narrative which has got built up for the last over 70 years of our independence is based on some preconceived notion, and that is जो हमारे देश के दो टुकड़े हुए वो इसलिए हुए क्योंकि जिन्ना साहब की जो टू नेशन थियरी थी उसको अंजाम दिया गया। अंजाम किसने दिया? अंजाम दिया जो उस समय हमें रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। So thereafter we have actually been only talking about why the subcontinent of India got divided into two parts, but then it got divided into three parts. Was it on account of the two-nation theory when Bangladesh came into being? The moment you start actually looking into why this historiography is developed, you will realize, just to give you a few examples, ladies and gentlemen, जो पाकिस्तान बना उसमें बलूचिस्तान जो है वो करंट पाकिस्तान का 40% हिस्सा है और उसमें कलात 80% का हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 को कलात जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में खड़ा हुआ। जामा मस्जिद कलात में खान साहब के नाम से, खान ऑफ कलात के नाम से खुतबा पढ़ा गया एंड ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां 15 अगस्त को डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी जो कि एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पंजाब में मिडिल ऑफ मार्च 1947 तक एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसका कि पार्टीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। उसी तरीके से बंगाल के बारे में एक यूनाइटेड बंगाल
सोचा जा रहा था। हुसैन सोहरावर्दी जो थे वो उसके पक्ष में थे, और सिंध किस तरफ जाएगा ये पता नहीं था। तो हम किस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों हम ये बात करते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से पाकिस्तान क्रिएट हो गया? नो, द रीजंस आर फार डीपर. द रीजंस वर completely strategic. The people who ruled us wanted us divided and they did that. कश्मीर को ही ले लीजिए, 1935 में 1/3 ऑफ कश्मीर जो गिलगिट एजेंसी का हिस्सा है उसको ब्रिटिशर्स ने कश्मीर दरबार से निकाल दिया और कहा कि साहब जो है वो रशिया की वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, वहां से जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हम इसे खुद देखना चाहते हैं, और इसको वापस किया कश्मीर दरबार को 1 अगस्त 1947 को। और उसके तुरंत बाद जब ये 22 अक्टूबर को प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी कश्मीर में, जब पाकिस्तानी मिलिशिया ने, स्टेट बैक मिलिशिया ने जब ऑपरेशन गुलमर्ग चालू किया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो वहां पे एक ब्रिटिशर मेजर जो है, जो गिलगिट स्काउट्स को देखता था, उसने जो है वो पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, और ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे उनको कैद कर लिया गया, काफी लोग मारे गए। मेजर ब्राउन जो हैं, जो ब्रिटिशर थे, वो पाकिस्तान में 1958 या 59 तक रहे, और उनको जो है पाकिस्तान ने काफी अवार्ड्स दिए, निशाने इम्तियाज दिया। इवन ब्रिटिशर्स हैव अवॉर्डेड दैट आर्मी ऑफिसर, बट दे डोंट मेंशन व्हाई he was awarded, what he was awarded for. जहां तक 22 अक्टूबर का सवाल है, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? जिन्ना साहब ने ये सोचा कि साहब कश्मीर वैली जो है वो ओवरवेलमिंगली मुस्लिम है तो वो हमारे साथ आ ही जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तब उन्होंने बाकायदा प्लानिंग शुरू की। जैसे बलूचिस्तान में अप्रैल 1948 में वो घुसकर उन्होंने पूरे कलत को ले लिया था, उसी तरीके से उन्होंने यहां भी यही स्ट्रैटेजी बनाई कि यहां भी हम इस जगह को जो है वो अटैक करके, इन्वेड करके ले लेंगे। और मुजफ्फराबाद में जो हुआ, उसके बाद उरी में जो हुआ, उसके बाद बारामूला में जो हुआ, ये कुछ लोगों को तो पता है लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अक्रॉस रिलीजन लोग मारे गए, देयर वाज रेप, प्लंडर। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे अली बेग कैंप हुआ करता था। उस अली बेग कैंप में हजारों की तादाद में यहां से औरतें ले जाई गई, और ये नहीं कि फिर वहां से औरतें वापस आ गईं। जब वहां उस कैंप में औरतों का नंबर कम हुआ, वो औरतें यहां वापस आई नहीं, वो कहीं और चली गई, उनको बेच दिया गया। क्या हुआ उनके साथ कुछ पता नहीं। तो ये सब स्टोरीज, ये सब जो नैरेटिव है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और इसीलिए ये आज के जो सिंपोजियम है 2 दिन का, ये रखा गया है, so that the narrative goes out to other places in India, to places within Kashmir, and to places overseas. हमारा यहाँ एक एग्जीबिशन जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। उसमें काफी फुटेज है हमारे पास, ओरिजिनल फुटेज है। जो लोग उस समय पर्सनली अफेक्टेड हुए थे, इनफैक्ट यहाँ 2-3 लोग हैं जो उस फैमिली को भी बिलोंग करते हैं।
एक तो मुनीर शेरवानी साहब हैं, एक निसार अहमद खान साहब हैं और एक मुदासिर चौधरी साहब हैं। ये तीनों आज आए हुए हैं, यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं और इनकी फैमिलीज जो है ये पर्सनली उन दिनों में तबाह हो गई थी। तो मैं ये भी चाहते हैं हम लोग कि हम लोग देखें, उसकी सच्चाई को जाने, उसकी सच्चाई को पहचाने और इस हिस्टोरिकल नैरेटिव को जो पिछले 70 साल से चला हुआ है, इसको देख के खुद तय करें कि इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। धन्यवाद। हमारे सलाहकार श्री बशीर खान साहब, जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी श्री वी.आर. सुब्रमण्यम जी और उनके सिंपथाइजर्स के मुंह से नकाब उतारना, मैं समझता हूँ अब समय आ गया है, हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। पाकिस्तान के विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यही इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन का उद्देश्य है और लक्ष्य। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तब भी यह भयावह मंजर और पाकिस्तान के आतंक का खेल जारी रहा। उस वक्त भी भ्रांतियां फैलाई गईं कि कश्मीर के अवाम के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा आतंक अब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री खान अब्दुल कयूम खान और फिर खुद जिन्ना ने आदेश दिया कि पाकिस्तान की अतिरिक्त फौज की टुकड़ी को तुरंत बारामूला, श्रीनगर और बनिहाल को कब्जा करने के लिए भेजा जाए। जिन्ना को अतिरिक्त फौज भेजने के मंसूबे के पीछे हटना पड़ा, तो उसकी वजह थी फील्ड मार्शल ऑल्सिन लेक, जो उस वक्त पाकिस्तानी फौज के सुप्रीम कमांडर थे। ऑल्सिन लेक ने जिन्ना को कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह से वैधानिक है और अगर अतिरिक्त फौज भेजी जाएगी तब जितने भी ब्रिटिश अफसरान हैं वे त्याग पत्र दे देंगे। तब जाकर के फैसला रुका था। दोस्तों, यह है पाकिस्तान का काला सच। उसने कश्मीरियत का अपमान किया, आतंक के अत्याचार से अवाम का बेरहमी से खून किया। मुझे आश्चर्य होता है कि 73 सालों से इस बर्बरता की दास्तान क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं अवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया। लोगों को यह क्यों नहीं पता कि विलय की अगली सुबह 8:30 बजे हमारे वीर जवानों की टुकड़ी जम्मू कश्मीर के अवाम की रक्षा, कश्मीरियत के एहसास को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रही थी। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कई दिनों तक हमारे बहादुर जवानों ने सफल मोर्चेबंदी और पराक्रम से पाकिस्तान के गुरिल्ला आक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया। श्रीनगर के उन दिनों की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर और पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर पहुंचने से पहले ही त्रिकलबुल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया और उनकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। यह हमारी भावना है, यह हमारे वीरों की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। 2 शरीर भले दिख रहे हों, रूहानी तौर पर हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, ऐसे खुले हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला लहू। दोस्तों, 22 अक्टूबर काला दिन तो है ही, यह हमारे लिए इतिहास के वह लम्हे हैं जिनसे अल्फाज ढूंढकर बुजुर्ग और युवा पीढ़ी दोनों को अवगत कराना है। पाकिस्तान ने सिर्फ अवाम और कश्मीरियत का खून नहीं बहाया था, उसने कोशिश की थी हमें बांटने की, जिसे हमने अपनी एकता
से अपनी सद्भावना से अपने मोहब्बत के पैगाम से नाकाम किया है। मैं इस सिंपोजियम में भाग ले रहे सभी विद्वानों का, सभी सम्माननीय गुणीजनों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम हम उन पन्नों को भी पलटेंगे जिसके बारे में लोग भूलने लगे हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर, रंगों में दौड़ते फिरने कि हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। आप समझ गए होंगे उन पन्नों में कैसा दर्द है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आतंक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप बखूबी जानते हैं इस आतंक को 1947 से पालने वाला कौन है। विश्व के किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, आपको जवाब साफ और स्पष्ट मिल जाएगा। कल जब पुलिस स्मृति दिवस में हमारे वीर शहीदों के नाम लिए जा रहे थे तो सभी की आंखें नम थी। हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे देश के वीर जवानों ने बहुत सी कुर्बानी दी है। हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब ने पड़ोसी मुल्क के विश्वासघात की बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे हौसले, हमारी मोहब्बत को वो अब तक न तोड़ पाए हैं, न ही कभी तोड़ पाएंगे। इस पर निदा फाजली साहब की चंद लाइनें, यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख। खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। हम विकास और विश्वास के जिस सफर पर चल रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का जो मणि मुकुट है उसे सबसे विकसित राज्य बना करके ही दम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं और कुछ यहाँ के 150 विद्वत जनों ने जम्मू कश्मीर के, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, एक ज्ञापन मुझे भेजा था। 2-3 दिन पहले हम और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब उस पर चर्चा कर रहे थे। कल जब राघवेंद्र सिंह जी आए थे तो उनसे भी मैंने चर्चा की। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर ये रिच यहाँ का कल्चर हेरिटेज बहुत ही रिच है। 2 स्थानों के बारे में उनका ज्ञापन था, शेरगढ़ी और मुबारक श्रीनगर और मुबारक मंडी जम्मू। जो मैंने अध्ययन किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि SRO 126 डेटेड 26 अप्रैल 2005 ये मुबारक मंडी के लिए एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई गई थी और ये तय हुआ था कि इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। वैसे ही शेरगढ़ी को लेकर के 6 जुलाई 2017 को एक SRO जारी किया गया और काफी बातें कही गई, लेकिन वो काम बढ़ नहीं सका था। उस ज्ञापन में कहा गया था, कुछ लोगों को संदेह है कि उसे शिफ्ट किया जाएगा और वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस खोले जाएंगे। मैं इस सभागार में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई मंशा यूटी प्रशासन की नहीं है। और राघवेंद्र सिंह जी के साथ चर्चा में जो बात तय हुई है वो मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि शेरगढ़ी का एरिया जहां ओल्ड असेंबली बिल्डिंग भी है और मुबारक मंडी जम्मू, दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और दोनों ही जगहों को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रिस्टोर किए जाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए, ताकि देश दुनिया के लोग आए तो वहां जा करके यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को ठीक से समझ सकें। थैंक यू। मेरा नाम आबिद है, आबिद सर।
कैसे देख रहे हैं आप, क्या हुआ? देखिए, मैं अगर पर्सनल आपको अपने घर से बताऊं, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो शी इज़ रनिंग अबाउट 112 साल उसकी उम्र है, तो उसने देखा है। और प्लस जहां मैं रहता हूं वहीं पर शहीद मोहम्मद मकबूल शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, जिन्होंने उस टाइम जो पाकिस्तान ने दरिंदाना सिफत कबालियों को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ उनकी इज़्ज़त जो है लूटी गई थी। हमारी माँ बहनों के साथ गलत किया गया था, माल मवेशियों को वो ज़िंदा खाए जाते थे वो दरिंदे लोग। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जो विश्वासघात भारत के साथ किया और फिर मकबूल शिरवानी ने किस तरह से, या मैं कहूँगा कि शहीद मकबूल मोहम्मद शिरवानी ने किस तरह से जो है भारतीय सेना का साथ देकर उस टाइम पे भारतीय सेना को मजबूत बनाया और उन कबालियों को, उन दरिंदों को यहाँ से भगाने में जो है अपनी मदद की। और 19 साल के नौजवान ने किस तरह से अपनी जान को निछावर किया, वो उसी जगह के पास मैं रहता हूँ जहाँ पर उस शहीद को, उस मर्द मोमिन को, उस मर्द मुजाहिद को शहीद किया गया था। तो मेरा ये मानना है कि ज़ख्म जो है वो भर जाते हैं लेकिन भुलाए नहीं जाते हैं, है ना। तो ज़ख्मों को भूलना बहुत बड़ी एक तपस्या होती है। मुझे लगता है कि आज जो 22 अक्टूबर का दिन है ये उन्हीं ज़ख्मों की याद दिलाता है, उन्हीं कुर्बानियों की याद दिलाता है। और किस तरह से कश्मीर ने जो है इतने बड़े मर्द मुजाहिदों को पैदा किया था, हमें ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। उनके ख़ानदान के साथ, उनके आबा व अजदा के साथ हमारी पूरी हमदर्दी होनी चाहिए और पूरी इज़्ज़त अफजाई उनके हम करनी चाहिए। जी, तो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में ये मनाएगा, तो कैसा लगा? देखिए, ये तो यूटी का ही इफ़ेक्ट है कि यूटी में मनाया गया। अदरवाइज़ यहाँ पे जो इससे पहले सरकारें थी वो इस कॉन्फ्लिक्ट की जो है बेनिफिशरीज थी, वो इन दिनों पे भी अपने घरों को भरा करते थे। लेकिन आज हमें लगा है एब्रिगेशन के बाद कि यहाँ पर जो है यूटी में ये दिन मनाया गया, अच्छी बात है। और हमने कुछ बारामूला से कुछ शेरवानी डायनास्टी के कुछ लोगों को यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई के लिए लाया है। उनको भी लगा होगा कि हमारे जो आबा व अजदा है उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानियाँ कहीं ना कहीं पे अब जो है रंग लाई हैं। आपका नाम? मीर जुनैद। साहब, आप ऑर्गेनाइजर से कैसे आपको ये थीम आया दिमाग में इस फिल्म के रिगार्डिंग, कैसे कॉन्सेप्ट आपको आया? देखो, मुझे लगता है कि ये एक नई कश्मीर की शुरुआत है और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज तक मुझे लगता है कि कश्मीर में ऐसा दिन कभी मनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कुछ जो है कि कुछ वजूहात रही। पर 370 और 35 के बाद मुझे लगता है कि इस आर्टिकल हटने के बाद ये कश्मीर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस दिन को लेके कश्मीर हमेशा टेररिज्म का शिकार बनता रहा, यहाँ के हालातों ने करवट बदली 22 अक्टूबर 1947 के बाद, जिस दिन कबाइलीन पाकिस्तान ने इधर कबाइली भेजे जिन्होंने हमारी औरतों की असमत दरी की, यहाँ पे लूट कसोट करके चले गए, और तब से आज तक यहाँ के हालातों ने करवट बदली। और अगर वो दिन उन्होंने नहीं किया होता, अगर मतलब उन्होंने कबाइली इधर नहीं भेजे होते, मुझे लगता है कि हम तब से आज तक एक अमन व अमान की ज़िंदगी जी रहे होते। बट आज कश्मीर ने फिर से इतिहास के पन्ने खोलकर उनकी जो एट्रॉसिटीज़ हुई, जो उन्होंने दहशतगर्दी इधर कायम दायम रखी, तो उसका आज कश्मीर के सामने जो है कि उनकी बर्बरियत का, उनके टेररिज्म का पर्दाफाश हो गया। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 370 से हटाए जाने के बाद जो नई तस्वीर आई है कश्मीर की, जो ये फिल्म आज दिन मनाया जाए एज ए ब्लैक डे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं हालात में सुधार आ रहा है? ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम जो है कि हिस्ट्री से हमें आगाह किया जा रहा है असल में किस तरीके से कश्मीर के हालात जो है कि कश्मीर के हालातों ने किस तरीके से करवट बदली। उस दिन का आज जिक्र हुआ कि असल में अगर वो दिन नहीं हुआ होता तो कश्मीर तो एक अमन व अमान के राह पे चल रहा था। उस दिन की वजह से कश्मीर ने 1947 से जो है कि आर्टिकल हटने तक सफ़र किया। बट अभी जो है कि अभी आप नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्रोग्राम करने से क्या
लोगों को एक अवेयरनेस मिल रही है। ये तो पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ है और इस चीज़ों की ज़रूरत है। कश्मीरी कौम को ये दबा नहीं सकते हैं। कश्मीरी कौम उजागर हो चुका है और कश्मीरी कौम को ये जो है कि कलम के बदले बंदूक हाथ में नहीं थमा सकते। अब वो ज़माने चले गए। थैंक यू।